करेंगे दैट व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स बायोलॉजी फॉर क्रैकिंग नीट। सो एज ए नीट एस्पिरेंट द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि कौन सा बुक मैं फॉलो करूँ अपने प्रिपरेशन फेज के लिए, तो मैं कहूँगी आप सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस कीजिए क्योंकि इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आप नीट 2020 के 2021, 2022 एंड 23 के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। और इसके आगे पिछले वाले ईयर्स के क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा 90% आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी और 10% थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, little bit twisted from NCERT। हाँ, तो यू शुड आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी? एनसीईआरटी से पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। पहले आपका टीचर या फिर ऑनलाइन रिसोर्स या फिर कुछ भी आप जिससे पढ़ रहे हो, वो जब आपको पढ़ा रहे हैं उससे पहले खुद से एक बार चैप्टर पढ़ लो। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स परफेक्टली ओके। उसके बाद जब आपकी टीचर आपको पढ़ाए तब नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन अ नोटबुक, एंड जब द टीचिंग गेट्स कंप्लीटेड कम बैक एंड अगेन रेफर टू योर बुक्स। फिर से आप वो चैप्टर पढ़िए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर्स ने बोले थे, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी के स्पेसेस में खाली जो स्पेस है उसमें लिख लीजिए, या फिर स्टिकी नोट से आप उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यू विल गेट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। देन सब्सिक्वेंट रिविजन और सब्सिक्वेंट रीडिंग के बाद यू विल गेट अबाउट 70 to 80% ऑफ द चैप्टर। हाँ, उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। जो जो लाइन आपको समझ में ना आए, जो जो वर्ड्स आपको कंफ्यूजिंग लगे, उसको सर्कल बनाए या फिर अंडरलाइन कर ले, अपने सीनियर से पूछे, गूगल में सर्च करें या फिर अपने टीचर्स को रेफर करें। तो पहली ही रीडिंग या फिर पहले ही पढ़ाई में आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पैक्टफुल और सॉलिड हो जाता है। तो आपको अभी 70 to 80% क्लैरिटी एक चैप्टर के बारे में आ गई है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप टू एसेस योरसेल्फ? इट इज एमसीक्यू सॉल्विंग। तो आप एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप उसके रिलेटेड जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यूज है किसी भी बुक से आप सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके जो आपने सिली मिस्टेक्स या फिर जो नए एडिशनल पॉइंट्स आपको मिले हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो आप एनसीईआरटी के बुक के साइड वाले जो गैप है वहाँ पे आप बाद में रिवाइज करने के लिए लिख लीजिए। और आपने एक बार टॉपिक या फिर चैप्टर वाइज जो नॉर्मल बुक के एमसीक्यूज लगा लिए, उसके बाद आप पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं उस चैप्टर के रिलेटेड। तो हमारे नीट का पेपर 3 hours 20 minutes का रहता है, ये आपको सबको पता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी में जितना कम से कम समय हो सके हम लोग यूज करने की। 45 minutes to 50 minutes में आपका 90 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये आप आसानी से कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस। रिमेंबर, स्पीड और एक्यूरेसी इक्वली इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम में, इसलिए आप जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो तो आप एक स्टॉप वॉच लेके, टाइमर लेके बैठना, ताकि आप एटलीस्ट टारगेट रखना कि 40 मिनट्स में हम लोग 90 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए घर में। So coming to the things we ignore and then repent. First is summary. हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको हाफ पेज की या फिर 1 पेज की एक समरी मिलेगी जो मोस्ट ऑफ अस हम इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाता है एग्जाम में। तो इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, सो आप एक बार समरी हर एक चैप्टर की रीड कर लीजिएगा। So coming to second is forgetting the names of the scientists and important dates and data related to a chapter. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट नोट बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ साइंटिस्ट के नाम एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेटा जो आपको याद नहीं रहते वो नोट डाउन कर लीजिए, और 2-3 दिन बाद आप वो रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा, आपको याद भी रह जाएगा इजीली। नेक्स्ट आता है कुछ चीजें जो एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में दी गई है वो आपको याद नहीं रहता क्योंकि उसका विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो आप जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अब ये देखिए मैमरी ग्लैंड का एक पैरा, इधर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेटेड है। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं रह रहा है आप जितनी बार भी पढ़ रहे हैं। तो रैपिड रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, इसको एक चार्ट में अरेंज करना है कि किसके बाद कौन सा डक्ट्स आता है जिससे फाइनली मिल्क सक आउट होता है। जैसे पहले आपका मेमोरी लोब्स आता है, उसके बाद आपका मेमोरी ट्यूब्यूल आ जाएगा,
उसके बाद आपका mammary duct आएगा, which will be followed by lactiferous duct, and then finally the nipple from where the milk is sucked out. आप देख रहे हैं इधर कुछ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशंस दिया गया है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स. तो साथ साथ आपको क्या करना है, 15 to 20 इंफॉर्मेशन आपको साइड में लिख लेना है. तो एग्ज़ाम से पहले जब आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको एक रैपिड रिविजन हो जाएगा और आपको ये पूरा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके ये दिखाती हूँ. बहुत ही बड़ा सा एक पैराग्राफ है, एग्ज़ाम से पहले आपको देखने में प्रॉब्लम होगी जल्दी जल्दी में, तो हम सिमिलर प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे. हम इस पैरा को छोटा करके एक प्यारा सा चार्ट बना लिए हैं. देखिए, पहले स्पर्मेटोगोनियम आता है, फिर वी हैव आवर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन वी हैव द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉलोड बाय द स्पर्मेटिड एंड देन द स्पर्मेटोजोआ. और इस चार्ट में हर एक स्टेप के बाद द प्रोसेस विच इट इज़ अंडरगोइंग लिखा हुआ है. जैसे 2n से 2n आया, आपका माइटोसिस हुआ है. फिर प्राइमरी से सेकेंडरी आया, आपका मियोसिस 1 हुआ है. फिर सेकेंडरी से स्पर्मेटिड आया, मियोसिस 2 हुआ है. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ आया बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. एंड फाइनली द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन. ये कौन से एज से स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है? इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस द गैमेट्स. फाइनली ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है? GnRH. ये भी हमने साथ में लिख दिया है. Getting the examples, many chapters like plant kingdom, animal kingdom and ecosystem, जहाँ पे बहुत सारे examples मिलते हैं हमें और जो frequently most of the questions में ask भी किया जाता है, तो ये हम easily भूल जाते हैं. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट पेपर में सारे examples उस चैप्टर के लिख के स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और जब भी आपको दिन में टाइम मिले वो एक बार आप देख लीजिएगा. तो इससे आपको इजीली आप भूलेंगे नहीं. अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनसीईआरटी के डायग्राम्स और उसके नीचे दिए गए कैप्शंस. आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आप इस एनसीईआरटी के पेज को ही देख लीजिए, इसके ऊपर जो डायग्राम के ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें क्लियरली दिया नहीं है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट्स में कैसा है, वर्टिब्रेट्स में कैसा है या फिर प्लांट्स में कैसा है. लेकिन अगर आप गौर से चार्ट्स को देखें कि इनवर्टिब्रेट्स में आपका इंसेक्ट्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद अदर एनिमल्स ग्रुप का है, फिर उसके बाद मोलस्क का है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस का है, तो अब आपको समझ में आएगा. सिमिलरली वर्टिब्रेट्स में सिर्फ उन लोगों ने बोला है कि फिशेस का मैक्सिमम होता है और बाकी सब द रेस्ट रिमेनिंग करते हैं कंप्राइज. लेकिन उसमें भी कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये आपको ये पाई चार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा. सिमिलरली प्लांट्स में फंजाई का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स है. तो आपको डायग्राम थोड़ो से पढ़ लेनी चाहिए बिफोर अटेंडिंग द एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी के डायग्राम्स के साथ साथ एनसीईआरटी के साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का लाइफ साइकिल. इसमें 2 होस्ट होता है, मॉस्क्यूटो और ह्यूमन. अब कौन कौन सा स्टेजेस कौन कौन से होस्ट में आता है ये आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं जाएगा. आप एक बार साइकिल देख लेंगे, साइकिल में डायग्राम्स पढ़ लेंगे, एग्जैक्ट साइकिल ही आप देख लीजिएगा कि एग्जाम के पेपर में आ जाएगा. तो डायग्राम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग द ग्राफ्स एंड नॉट रीडिंग देम प्रॉपरली. मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे ओवेरियन हार्मोन का लेवल है, यूटेराइन इवेंट है, ओवेरियन इवेंट है और पिट्यूटरी हार्मोन का इवेंट है. अब आप सबको पता है कि 4 फेजेस में होता है ये, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और उसके बाद तो नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाता है. तो हर एक फेज में FSH और LH का लेवल कैसा है, फॉलिकल
कहाँ कहाँ डेवलपिंग होता है, कहाँ कहाँ मेच्योर होता है, कहाँ बन के ग्राफियन फॉलिकल बनता है, कौन से स्टेज में वो कॉर्पियस ल्यूटियम होता है और कहाँ रिग्रेस करके कॉर्पस एल्बिकन बनता है, वो सब कुछ इस ग्राफ से आप इजीली समझ सकते हो। सिमिलरली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप देख कर समझ सकते हो कि ईस्ट्रोजन का लेवल फॉलिकुलर फेज में बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है जो कि ल्यूटियल फेज में ज़्यादा है। तो इस सब से आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी के ग्राफ्स और डायग्राम्स विद देयर कैप्शंस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बहुत ही बार रिपीट हुआ है। If a double-stranded DNA has 20% of cytosine, so to calculate the percentage of adenine in the DNA. अब आपको याद है कि इस चैप्टर की थ्योरी में आपने पढ़ा था कि एडविन शार्गोफ का रूल क्या है। इसका रूल है कि फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एडिनाइन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है और 1 होता है। तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में दिखने को मिलेंगे। जैसे आप इधर का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द 5' to 8' डायरेक्शन। ये बहुत ही सिंपल से सवाल है लेकिन अचानक से अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अभी देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखने में लगता है बट वहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म पूछा जाता है जैसे माल्ट, CMI, एड्स, तो इसमें आप ऐसे देखने में तो बहुत इजी लगता है बट अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस के साथ ये प्रेजेंट किया जाता है तो आप इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साइड में आप एक बार लिख लीजिए। तो आपके प्रिपरेशन फेज में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ट्रूमैन, कैम्पबेल या फिर अरिहंत ये सब बुक फॉलो करते हैं। तो लाइक उससे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि आप ये सब चक्करों में ना जाए, सिर्फ NCERT पढ़े एंड डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग दोस बिग बिग बुक्स एंड देयर नोट्स।